सिर्फ इतने ही दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव में शंखनाद के लिए। हम पूरे 400 दिन तक आपको चुनावी खबरें दिखाते रहेंगे, मगर इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 5:45 बजे टीम जो थी वो साबरमती जेल से यूपी के लिए उसे रवाना किया गया है। साथ में टीम है, लेकिन उससे पहले अतीक का जो बयान सामने आया है वो आपको बता दें। अतीक अहमद ये कह रहा है कि मुझे जान से मारना चाहती है पुलिस। मारना चाह रहे हैं। मारना चाह रहे हैं। मारना चाह रहे हैं। मारना चाह रहे हैं। तो ये उस वक्त की तस्वीर है, ये उस वक्त उसकी आवाज है जब साबरमती जेल से उसको प्रयागराज ले जाने के लिए बाकायदा वैन उसका इंतजार कर रही थी। और वैन तक यानी जेल के दरवाजे से निकल के जब तक वैन पहुंचा, उस बीच उसने कहा कि कोर्ट के कंधे पर रखकर हमें मारना चाह रहे हैं। अतीक अहमद का ये बयान है उस वक्त जब वो साबरमती जेल से निकलता है और प्रयागराज जा रहा है, क्योंकि 28 तारीख को फैसला आना है, 11 बजे पेशी है और इसलिए टीम बाकायदा साबरमती जेल गई और अब उसे लेकर प्रयागराज जाया जा रहा है। एक टीम हमारी आज तक की उस पूरे रूट को फॉलो कर रही है, वहां से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। 2 सहयोगी गोपी घांगर लगातार वैन के पीछे हैं, वो साथ साथ चल रही है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। और जहां जाना है यानी प्रयागराज पहुंचना है, 4 साल के बाद अतीक जो है वो प्रयागराज पहुंच रहा है। वहां किस तरीके की तैयारी है वो हमें संतोष समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा गोपी आप बताइए इस वक्त कहां पर पहुंच चुका है ये काफिला? देखिए, ये काफिला जो है वो अहमदाबाद से उदयपुर का जो रास्ता है उस रास्ते पे, उस हाईवे पर है इस वक्त। और प्रांतीज का जो टोल टैक्स है उसे क्रॉस कर चुका है। प्रांतीज के टोल टैक्स से अभी करीब हम 15 से 20 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं। अतीक अहमद का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है और यहाँ से हिम्मतनगर श्यामला जी होते हुए उदयपुर के रास्ते अतीक अहमद को ले जाया जाएगा प्रयागराज। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जैसे ही जेल के बाहर निकला, बार बार हम ये कह रहे थे अतीक अहमद को डर है कहीं उसकी हत्या ना हो जाए, कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। तो अतीक अहमद जो है वो जैसे ही जेल से बाहर निकला, सारे मीडिया के कैमरे वहां पे थे और अतीक अहमद ने सबसे बड़ा बयान दिया। अतीक अहमद ने कहा कि ये मुझे मारना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद को ये डर है, ये आशंका है कि कहीं उसकी हत्या ना हो जाए या उसको मार ना दिया जाए या उसकी गाड़ी ना पलट जाए। लेकिन यूपी पुलिस का जो काफिला है वो काफिला अब अतीक अहमद को लेकर यहाँ से प्रयागराज के लिए निकल चुका है। 30 घंटे का ये पूरा सफर है, नॉन स्टॉप चलेंगे। यही बताया जा रहा है कि लगातार जो काफिला है वो चलता रहेगा। उदयपुर से होते हुए प्रयागराज तक अतीक अहमद को ले जाएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अतीक अहमद ने जेल से बाहर निकलते ही खुद के एनकाउंटर की जो आशंका है उसे व्यक्त कर दिया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि 28 तारीख को यूपी पुलिस जो है वो अतीक अहमद को वहां पे कितने बजे पेश करती है, क्योंकि 30 घंटे का रास्ता है, 1275 किलोमीटर अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से लेके प्रयागराज तक का ये सफर 30 घंटे का रहेगा। सड़क के रास्ते अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। अर्पिता। बिल्कुल। और संतोष, ये बयान जहां वो कह रहा है कि कोर्ट के कंधे पर रखकर मारना चाह रहे हैं, ये बयान वो उस वक्त दे रहा है जब साबरमती जेल से जा रहा है। ये बयान वो उस वक्त दे रहा है जो धारा उस पर लगी है, जिस पर फैसला 28 को आना है, उसमें मैक्सिमम सजा जो है वो उम्र कैद या फांसी की हो सकती है। यानी फांसी से पहले उसको कुछ और डर जो है सता रहा है। बिल्कुल, उसको कुछ और डर सता रहा है और ये उस माफिया का बयान है, उसका डर बता रहा है जिस माफिया के नाम से उत्तर प्रदेश कांपता है। उत्तर प्रदेश की जेलों में उसने मनमानी की, उत्तर प्रदेश की जेलों में रह करके उसने जब जिसको चाहा किडनैप करके वहां पे जमीनें लिखवा ली, रजिस्ट्री करवा ली, रंगदारी मंगवा ली। तो एक तरीके से उस माफिया के अंदर अब कानून का खौफ ये रहेगा। ये अलग बात है कि उसको लग रहा है कि कोर्ट के कंधे पर उसको मारा जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं उसको
इशारा उसने जरूर कहा, और उसके परिवार की तरफ से जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो उसके परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई, अशरफ की तरफ से भी हाई कोर्ट में अर्जी डाली गई कि उसको अहमदाबाद जेल से बाहर न निकाला जाए, उसको अहमदाबाद जेल में ही रखे और पुलिस उससे पूछताछ कर सकते है। लेकिन वो यूपी नहीं आना चाहता, ये माफिया का खौफ है। और अतीक अहमद का जो खौफ है वो उसके शब्दों में बयां हो रहा है कि कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख करके मारना चाहती है, यानी कि कोर्ट के नाम पर कोर्ट की कार्रवाई है। कोर्ट ने 28 मार्च को तलब किया है, 28 मार्च को सुबह 11 बजे अतीक अहमद को कोर्ट में पेश होना है। अभी क्या है, कल जब बरेली जेल से अशरफ निकलेगा तो ये दोनों भाई, जो अतीक और अशरफ एक आतंक का पर्याय, जिनके नाम से प्रयागराज ही नहीं समूचे उत्तर प्रदेश में व्यापारिक खौफ खाते थे, तब ये निकलेंगे। तब ये कल कोर्ट में, परसों इनकी कोर्ट में जब पेशी होगी उमेश पाल अपहरण कांड में, अभी तो हत्याकांड का अभी शूटर ही नहीं पकड़े गए, उसकी तो शुरुआत ही नहीं, ये तो अपहरण कांड है। अपहरण कांड में 364 आईपीसी का 364A लगा है, यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम, और कैपिटल पनिशमेंट है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो एक जो मैक्सिमम सजा कानून में होती है फांसी की सजा है, और अगर थोड़ा सा रियायत बरत दी कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने, तो एक उसको खतरा है कि उम्र कैद तो हो ही जाएगी। तो दोनों, एक जिंदगी का खतरा, दूसरा उमेश पाल अपहरण कांड से राजनीतिक कैरियर, अगर अतीक अहमद को सजा हो जाती है, मैं फिर कहूंगा अभी कोर्ट के गेंद, कोर्ट के पाले में गेंद है, उसको फैसला सुनाना, क्या फैसला सुनाएगा कोर्ट जानता है, माननीय मिलॉर्ड जानते हैं। लेकिन अगर अतीक अहमद को सजा हो जाती है तो करियर, उसके पॉलिटिकल करियर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको सजा 2 साल की नहीं होगी। संतोष, यहाँ एक बहुत बारीक चीज है, देखिए उमेश पाल हत्याकांड ये अलग मामला है। उमेश पाल की किडनैपिंग हुई थी, उसके बाद 2007 से ये पूरा मामला केस चल रहा है कोर्ट में। उसके बाद उमेश पाल के हत्याकांड की पूरी साजिश वो रचता है, वो अतीक जो बाकायदा। संतोष, आ रही हूं जरा, गोपी के पास कोई अपडेट है? गोपी, बिल्कुल, देखिए अर्पिता, मैं बता दूं आपको कि ये आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ियां है ये अतीक का काफिला है। ये अतीक को लेकर आप देख सकते हैं यूपी पुलिस जिस तरीके से जा रही है, बिल्कुल ठीक पीछे हम अतीक के ठीक पीछे चल रहे हैं। ये पूरा काफिला, अतीक की गाड़ी का जो काफिला है वो आगे चल रहा है, हम उसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं। ये अहमदाबाद का अहमदाबाद से उदयपुर का जो रास्ता है, उसी बीच जो हिम्मत नगर आता है, ये हिम्मत नगर का रास्ता है। और आप ये देख सकते हैं जो यूपी पुलिस का काफिला है, जो बीच में वैन चल रही है, उस वैन में अतीक अहमद बंद है। उसी आप देख सकते हैं कि हिम्मत नगर पहुंचने को है, और लगातार हम इसके साथ साथ चल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं इसी वैन में अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। फिलहाल हिम्मत नगर के आसपास पहुंचे हुए हैं, जो वैन है वो पहुंच चुकी है। लगातार हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से, देखिए अतीक अहमद लगातार उसे डर सता रहा है, लगातार जिस तरीके से यूपी पुलिस की गाड़ी पलटती है। और विकास दुबे में भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो एक्सीडेंट था वो हुआ था, हालांकि उसे एक्सीडेंट ही बताया गया यूपी पुलिस के जरिए, लेकिन कहीं ना कहीं अतीक अहमद को भी ये डर है। और अतीक अहमद जैसे ही जेल से बाहर निकला, तुरंत ही अतीक अहमद की ओर से कहा गया कि कोर्ट के कंधे पे रख के मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये साफ तौर पर अतीक अहमद का जो डर है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक उसके काफिले के पीछे है, अहमदाबाद से हिम्मत नगर के रास्ते हिम्मत नगर तक पहुंच चुका है ये काफिला। करीब हम कहेंगे कि हम 70 किलोमीटर आगे आप आज गए हैं, यानी कहीं ना कहीं अभी भी जो 1275 किलोमीटर टोटल होते हैं, तो अभी भी 1200 किलोमीटर का जो सफर है वो तय करना बाकी है। अब हिम्मत नगर के रास्ते यहाँ से शामला जी से उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़ होता हुआ जो रास्ता है, उसी रास्ते पे अतीक अहमद को ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं, अतीक अहमद ठीक आगे जो पुलिस वैन है उसी में अतीक अहमद जो है वो यहाँ से उसे ले जाया जा रहा है। यूपी पुलिस के जवान भी यहाँ पे तैनात है। देखिए सबसे आगे जो वैन है उसमें यूपी पुलिस के 4 सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद है। उसके बाद जो दूसरी क्योंकि जो डर जताया जा रहा है कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कई ऐसे नेता उत्तर प्रदेश के सामने आए कि हादसा तो कभी भी हो सकता है। विकास दुबे से दरअसल इसको जोड़कर देखा जाता रहा है और इस बार भी देखा जा रहा है। विकास दुबे के पूरे मामले में, क्योंकि सफर वहां पर भी उस वक्त भी रात का था, सुबह एनकाउंटर हो जाता है। इस पूरे मामले को अगर देखें, वो गाड़ी रहती है, यहां पर किस तरीके की एहतियात जो है
वो किए गए हैं पुलिस की तरफ से। आप क्या अंतर देख पा रही हैं विकास दुबे और अतीक अहमद को ले जाने की प्रक्रिया में? देखिए, ये बड़ी वैन है, बड़ी वैन के साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पे मौजूद है और साथ ही लोकल पुलिस की जो पुलिस जो है वो भी यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि यूपी पुलिस जो है हो सकता है कि जिस तरीके से बार बार ये सवाल यूपी पुलिस पे खड़े होते हैं, बार बार राजनीतिक दल जो है, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज एक बयान साफ तौर पर दे दिया। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान किया, जिस तरीके से राजनीति हुई, तो उससे कहीं ना कहीं कहेंगे कि पूरी एहतियात बरती जा रही है यूपी पुलिस के जरिए कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए। क्योंकि आप देखिए, गुजरात का ये रास्ता है, राजस्थान के रास्ते, फिर यहाँ से जब सीधा जो हिम्मतनगर इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं और हिम्मतनगर सिटी से फिर जैसे ही आगे चलते हैं तो करीब 100 किलोमीटर पे राजस्थान बॉर्डर आ जाता है। अब राजस्थान से सीधा उदयपुर, उदयपुर से फिर आगे चित्तौड़ के रास्ते होते हुए प्रयागराज तक ये चलेगा। तो गाड़ी नॉन स्टॉप चलनी है। कोशिश यही की जाएगी कि गाड़ी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अतीक अहमद ने तो आशंका जता दी कि हो सकता है कि उसकी हत्या करने की ये कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि यूपी पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। वैसे में अब देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या होता है। दो तीन चीजें जरा और बताइए, क्योंकि आप ये बता रही हैं उदयपुर वाला रूट है, यानी उदयपुर से होते हुए प्रयागराज पहुंचना है। ये कितने किलोमीटर होगा, कितने घंटे अगर लगातार चलते हैं तो इसमें वक्त लगेगा? और जो आप बॉर्डर का जिक्र कर रही हैं कि थोड़ी देर में राजस्थान बॉर्डर आ जाएगा, तो बॉर्डर के हिसाब से कुछ एहतियाती कदम? देखिए, फिलहाल तो यूपी पुलिस जो है उसका सबसे पहले आगे एक गाड़ी चल रहा है, बीच में दूसरा गाड़ी है और तीसरा गाड़ी जिसमें पुलिसकर्मी मौजूद है। तो 3 गाड़ियां चल रही है। सबसे पहली वाली जो गाड़ी है उसमें 4 सुरक्षा कर्मी मौजूद है, उसके साथ उनका ड्राइवर है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो दूसरी गाड़ी जिसमें अतीक अहमद मौजूद है, और अतीक अहमद की अगर बात की जाए तो उसी गाड़ी में करीब 10 जितने सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है। और जो तीसरा गाड़ी है जिसमें 15 जितने सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूपी पुलिस की वैन सबसे आगे, उसके बाद जो दूसरी वैन है जो आगे लगातार सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी चल रही है। उसके बाद दूसरी गाड़ी में अतीक अहमद है और तीसरी गाड़ी में जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद है। हिम्मतनगर हम क्रॉस कर चुके हैं अब, क्योंकि देखिए जिस तरीके से, जिस स्पीड से वो जा रहे हैं, करीब 80 की स्पीड से फिलहाल यहाँ पे गाड़ियां चल रही है। तो कहीं ना कहीं माना यही जा रहा है कि 25 से 30 घंटे लग सकते हैं उनको पहुंचने में। क्योंकि जब सुबह यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी यूपी से आए हुए थे उनके साथ हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि 30 घंटे का वक्त हमें लगा अहमदाबाद पहुंचने में बाय रोड। अब क्योंकि वापस भी जाना है और उसी रास्ते, क्योंकि आए तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम चित्तौड़ वाले रास्ते से होते हुए आए हैं। अब जब यूपी यहाँ से वापस यूपी के लिए निकल रहे हैं तो यही चित्तौड़ वाले रास्ते से ही जाएंगे। तो उनको उतना ही वक्त लग सकता है यूपी पहुंचने में। लेकिन कहीं ना कहीं अतीक अहमद को ये डर सता रहा है और खास करके उसकी जो उसने ये डर जताया है कि हो सकता है कि उसकी हत्या क्या जताया है जिसका जिक्र आप कर रही हैं गोपी, वो क्या कहता है उस वक्त जब साबरमती जेल से उसको ले जाया जाता है, उसको वैन में बैठाया जाता है। वैन और वो दरवाजा बहुत ही पास रखा गया ताकि 3 से 4 कदम ही चला, लेकिन उस बीच उसने क्या कहा जरा आपको एक बार सुनवाते हैं। के कंधे पे रख के मारना चाह रहे हैं। के कंधे पे रख के मारना चाह रहे हैं। के कंधे पे रख के मारना चाह रहे हैं। के कंधे पे रख के मारना चाह रहे हैं। आनंद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीजी यूपी जेल। सर, क्या जानकारी अभी आप दे पाएंगे, क्योंकि ये रूट, बहुत सारी चीजें सुरक्षा के लिहाज से गोपनीय है, लेकिन आप क्या जानकारी दे पाएंगे? देखिए, मैं रूट के बारे में, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है जी। माननीय न्यायालय के जो आदेश होंगे उसके अनुपालन में आवश्यकता अनुसार
यदि नैनी जेल में उस अतीक को दाखिल करना होगा तो उसकी सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं और आइसोलेशन में अतीक को रखा जाएगा उस दशा में जब माननीय न्यायालय इस बात को कहता है। आइसोलेशन में बॉडी वॉर्न कैमरास के तहत 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा और चयनित जेल कर्मियों को ड्यूटी पे लगाया जाएगा और ये सीसीटीवी की जो फीड है, लाइव फीड हमारी वीडियो वॉल पे आएगी जिससे 24 घंटे सर्विलेंस रहेगी। आनंद जी, क्योंकि वो जेल से जब अभी निकला साबरमती जेल से तो उसने कहा कि उसे डर है, कोर्ट के कंधे पर रखकर मारना चाहते हैं, इस तरीके की बातें कह रहा है वो। सर देखिए, यूपी में कानून का राज है और जो भी व्यवस्था की जाती है माननीय न्यायालय के आदेश के अधीन की जाती है और इस तरह के डर अपराधी आमतौर पे अपने बचाव में कहते हैं। अपराधी यूपी पुलिस से, यूपी जेल की व्यवस्था से डर रहे हैं और इसीलिए इस तरह के नाटक आदि करते रहते हैं। इससे ज्यादा मुझे इस पे कुछ नहीं कहना। सर एक चीज आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये जो प्लानिंग है आप लोगों की रात की ही रही है कि रात में ही निकला जाए, कितना सेफ होगा, कितनी बड़ी चुनौती है क्योंकि रात का वक्त लंबा सफर है। सर देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये व्यवस्था पुलिस विभाग की है जी। हमारी व्यवस्था तब शुरू होती है जब अतीक को प्रयागराज जेल में लाया जाएगा, नैनी जेल में लाया जाएगा। हमारा डोमेन जेल का है। रास्ते की व्यवस्था यूपी पुलिस की या रास्ते में पड़ने वाले जो राज्य हैं उनकी पुलिस का जिम्मा है। सर आपने क्या क्या तैयारियां की हैं, मतलब कहाँ रखा जा सकता है, क्योंकि उसको भी शायद आप लोग गोपनीय रखेंगे लेकिन हाई बैरक उसको खतरा जेल में भी है, वो उसका परिवार ये कह रहा है कि उसको खतरा है जान का, उस लिहाज से क्या आप लोग कदम उठा रहे हैं? जेल में हम लोग ने हाई सिक्योरिटी बैरक आइडेंटिफाई करके आइसोलेशन में रखने के लिए व्यवस्था कर ली है और वहां पर जिस सेल में अतीक को रखा जाएगा वो सीसीटीवी से लैस है। 24 घंटे की निगरानी की जाएगी और जो फीड, लाइव फीड है, वीडियो वॉल हमारी जो मुख्यालय पे है और जेल पर है उससे मॉनिटरिंग की जाएगी। जो जेल कर्मी उस बैरक में ड्यूटी पर लगाए जाएंगे वो बॉडी वॉर्न कैमरा पहन के जाएंगे जिससे जो भी चीजें वहां होती हैं वो रिकॉर्ड की जाएगी। एक पारदर्शी सुरक्षित व्यवस्था करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो जब वो प्रयागराज पहुंचेगा तो नैनी जेल में रखा जाएगा? ये मैंने कहा, यह आवश्यकता अनुसार माननीय न्यायालय के आदेश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा वो कह रहे हैं कि वो सारे इंतजाम तो कर लिए गए लेकिन बहुत सारी चीजें जो हम भी समझ रहे हैं गोपनीय तरीके से करी जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर बात सुरक्षा की है, क्योंकि कोर्ट का पूरा मामला है। 28 तारीख को 11 बजे उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। अब आप 24 घंटे के हिसाब से भी अगर लगा लें तो 6 बजे वो शाम को यहां से निकला, 6 बजे तकरीबन वो पहुंचेगा। हो सकता है कुछ और वक्त भी लगे क्योंकि पूरा लंबा सफर है। संतोष भी हमारे साथ है, गोपी घांगर भी हमारे साथ हैं। गोपी लगातार उस पूरे काफिले के पीछे हैं, उस वैन के पीछे हैं जिस वैन में इसको ले जाया जा रहा है अतीक अहमद को। संतोष, जैसा यूपी जेल जो आनंद कुमार जी जुड़े हुए थे, डीजी यूपी जेल, वो ये कह रहे हैं कि तैयारियां उन्होंने पूरी की हैं। अब जैसा निर्देश होगा कोर्ट का, जैसी आगे की प्रक्रिया होगी उस हिसाब से इस पर कदम बढ़ाए जाएंगे। देखिए, यही बात हम लोगों ने सबसे दर्शकों को भी बताई थी कि प्रयागराज पुलिस लाइन को इसीलिए तैयार किया गया है। दोनों परिस्थितियां, 2 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर अतीक अहमद को रखा जाएगा। अभी चूंकि वक्त है, कल देर शाम अगर वो पहुंचता है, देर शाम में पहुंचेगा तो रात में उसको कहां रखना है, प्रयागराज पुलिस लाइन में रखना है तो वहां पर भी तैयारी कर ली गई है और प्रयागराज जेल में रखना है, नैनी जेल में रखना है तो वहां पर भी तैयारी कर ली गई है। बॉडी वॉर्न कैमरे लगाए गए हैं, जो जिस बैरक में रखा गया उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। सुपर सिक्योरिटी, हाईली सिक्योरिटी जो बैरक है वहां पर रखा जाएगा। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो सारे सीसीटीवी कैमरों की फीड सीधे डीजी जेल का जो कंट्रोल रूम है लखनऊ में, खुद आनंद कुमार उसको देखते रहेंगे कि उसके बैरक में किस तरीके के इंतजाम है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सुरक्षा के किस तरीके से। तो नैनी जेल में भी इंतजाम किया गया, वहीं प्रयागराज जेल में भी। वजह कि अगर अतीक अहमद कल आते हुए कल देर रात हो जाती है या परसों सुबह 4 बजे तक भी आता है, 5 बजे तक, तो उसको जेल ले जाने की संभावना कम रहेगी क्योंकि 11 बजे 28 मार्च को 11 बजे उसे कोर्ट में पेश करना है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती होगी कोर्ट में पेश करने की। और जब वो कोर्ट में पेश करेंगे तो उसके दौरान जो 2 से 4 घंटे का अगर टाइम होगा तो वो प्रयागराज जेल के प्रयागराज पुलिस लाइन में ही रखने की एक तैयारी की गई है। हालांकि फाइनल कहां पे होगा ये उसके आने की टाइमिंग और अधिकारियों के बीच में है कि वो कब पहुंच पा रहा है प्रयागराज। अगर वो देर रात में पहुंचता है तो प्रयागराज नैनी जेल में भी रखने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन अगर सुबह के 28 मार्च की सुबह
3-4 बजे 5 बजे पहुंचता है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। कल सुबह के लगभग वो झांसी पहुंचेगा, झांसी से यहां तक आने में भी 8 से 9 घंटे लगेंगे। अगर शाम तक आ जाता है तो वो फाइनल डिसीजन अधिकारी लेंगे कि इसको नैनी जेल में रखना है या प्रयागराज पुलिस लाइन में रखना है। लेकिन इतना जरूर है कि तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है, क्योंकि 28 मार्च को सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया गया। 28 मार्च को सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश ही करना है अतीक अहमद को, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और उस दौरान पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो प्रयागराज पुलिस लाइन है वहां पर भी एक तरीके से जो बैरक बनाई गई है। पहले भी जब आनंद गिरी को रखा गया था तो आनंद गिरी से पूछताछ के लिए यहीं पर रखा गया था, यहीं से पूछताछ हुई थी उससे। तो कहा जाए कि और उसी तरीके से प्रयागराज जेल में अगर रखा जाएगा तो वहां पर एक आइडेंटिफाई। संतोष, एक छोटी सी अपडेट अगर आप तक पहुंची हो कि क्या जो काफिले में चल रहे हैं पुलिस के अधिकारी हैं उनके फोन को भी बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरीके का और खतरा ना हो, यानी पूरे एहतियाती कदम? देखिए, पूरे एहतियाती कदम अपनाए गए हैं। जो मेरे पास जानकारी मिल पा रही है, नंबर 1 कि अतीक का काफिला कहीं नहीं रुकेगा, चाहे जितना टाइम लगे, 24 से 26 घंटे जितने भी टाइम लगेगा, अतीक का काफिला नहीं रुकेगा। अगर रुकना होगा तो सिर्फ ऑयल लेने के लिए यानी रिफ्यूलिंग के लिए रुकेगा। गाड़ी में 2 एडवांस में एक्स्ट्रा में ड्राइवर हैं, यानी कि 2 वज्र वाहन है या पुलिस की जो गाड़ियां हैं उसमें 2 ड्राइवर एक्स्ट्रा रखे गए हैं। तो कोर्ट के कंधे पर रखकर मारना चाह रहे हैं, उस वक्त इसका यह बयान आया जब साबरमती जेल से उसको वैन में बैठाया जा रहा था और उसी वैन से उसे प्रयागराज लाया जा रहा है। संतोष, ताजा अपडेट जरा बताइए। आप कह रहे हैं कि कहीं पर भी ये गाड़ी रोकी नहीं जाएगी, लंबा सफर है, रात का सफर है, लेकिन बिना रोके ये गाड़ी आ रही है। कितने बजे प्रयागराज पहुंचेगी? प्रयागराज पहुंचने के बाद की तैयारी क्या है? देखिए, ये गाड़ी कल शाम के बाद ही ये पहुंचेगी प्रयागराज, और प्रयागराज में जब ये पहुंचेगी, क्योंकि रास्ते में कहीं पर रुकने की कोई मतलब गुंजाइश नहीं है, रुकने की कोई प्लान अभी जो हमारे पास जो सोर्सेस से जानकारी मिल पा रही है कि कहीं रुकना नहीं है। जो रिफ्यूलिंग के लिए जो गाड़ियां हैं बस उनको वहां पर रोका जाएगा और जो भी 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा वहां पर रोका जाएगा। और अगर इमरजेंसी कॉल के लिए अगर कहा जाए अतीक अहमद को नेचुरल कॉल के लिए भी कहीं रोकना पड़ा तो थाने में रोका जाएगा। जो किसी भी थाने में जो भी रास्ते में थाना पड़ेगा वहां पर ही रोका जाएगा, वरना कहीं नहीं रोका जाएगा। और ये हमने खुद मुख्तार अंसारी को जब रोपर जेल से बांदा जेल लाया गया तो देखा गया कि उसको कहीं पर नहीं रोका, सिर्फ एक रिफ्यूलिंग के लिए रोपर जेल से चलने के बाद नोएडा एक्सप्रेसवे के पास में उसको एक बार रोका गया, वहां पर गाड़ियों में तेल भरवाया गया और उसके बाद सीधे बांदा जेल में जाकर के रोका गया। तो एक कहीं ठीक उसी तरीके से अतीक अहमद के लिए भी प्लान रखा गया, लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के जो रूट्स जो प्लान है उसमें थोड़ा अंतर यह है कि मुख्तार अंसारी का जब काफिला चला तो वहां पर जो गाड़ियां थी, जो मीडिया की गाड़ियां थी, हम फॉलो कर रहे थे, तो वो गाड़ियां लगातार चल रही थी। और शायद यही वजह है कि इस बार प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की थी कि ज्यादातर लोगों को पता न चले, कि मीडिया को पता न चले। और यही वजह है कि कल जब आज सुबह प्रयागराज पुलिस वहां पहुंचती है 23 मार्च को आदेश लेकर के, 23 मार्च का आदेश लेकर के आज जब सुबह पहुंचती है, और उसकी यही कोशिश थी कि हम जल्द से जल्द कागजी जो कार्रवाई है जो उसको पूरा करके अतीक अहमद का मेडिकल चेकअप कराने के बाद हम जल्द से जल्द निकल सके। लेकिन उसको निकलते हुए वक्त लग गया, शाम का 6 बज गया और अभी वो निकला है 6 बजे के लगभग। तो कहा जा सकता है कि कल सुबह के वक्त में करीब 5 से 6 बजे जब होगा, जब वो प्रयागराज, जब उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा, तो झांसी में जब प्रवेश करेगा, शिवपुरी आखिरी जिला होगा मध्य प्रदेश का, उसके बाद वो झांसी से वो प्रयागराज की तरफ बढ़ेगा। तो कहा जाए कि झांसी से प्रयागराज तक के आने के सफर में 8 से 9 घंटे लगेंगे और तब ये शाम के वक्त पहुंचेगा। और परसों सुबह 28 मार्च को 11 बजे अतीक अहमद को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उमेश पाल अपहरण कांड का फैसला होगा। ठीक है संतोष, रहिए जरा आप साथ। गोपी घांगर वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, फोन पर हैं, वो रूट कवर कर रही हैं लगातार और पल पल की अपडेट भी हम तक पहुंचा रही हैं। गोपी, इस वक्त काफिला कहां पहुंचा? बिल्कुल अर्पिता, देखिए इस वक्त काफिला जो है वो हिम्मतनगर से आगे बढ़ चुका है। हिम्मतनगर से अब शामलाजी के रास्ते पे और शामलाजी के बाद यहाँ पे जो शामलाजी चेक पोस्ट आएगी और राजस्थान सीमा शुरू हो जाएगी। यानी ये बांसवाड़ा वाला जो रास्ता है सीधा उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। करीब हम कहेंगे कि 40 से 50 किलोमीटर आगे ही राजस्थान गुजरात बॉर्डर लग जाता है। तो वहां से होता हुआ ये जो काफिला है ये उदयपुर से चित्तौड़ होता हुआ आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो सफर है ये नॉन स्टॉप सफर रहेगा।
कहीं पर भी ये काफिला रुकेगा नहीं, अतीक अहमद को कहीं पर भी गाड़ी से नहीं उतारा जाएगा, तो सीधा प्रयागराज ही पहुंचेगा ये काफिला। और अतीक अहमद जो है वो फिलहाल जो वैन है, वैन के अंदर देखिए, काफिले के अंदर अगर कोई भी गाड़ी भी आ जाती है तो तुरंत पुलिस उसे सायरन से साइड कर देती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो भी सुरक्षा के लगातार जो इंतजाम है वो भी करती हुई हाईवे पे जा रही है, क्योंकि किसी भी गाड़ी को इस काफिले के बीच में आने नहीं दिया जा रहा है। लगातार जो मीडिया है वो उसे फॉलो कर रहा है और लगातार यही हमारी कोशिश रहेगी कि हम हमारे दर्शकों तक पल पल की जानकारी पहुंचाते हैं। ठीक है गोपी सर, आप रहिए साथ। और क्योंकि परिवार वाले डर की बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गाड़ी पलट सकती है। जो उत्तर प्रदेश के कई नेता मंत्री, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो हैं वो भी कह चुके कि हादसा है, हादसा तो कभी भी हो सकता है। तो ये तमाम जो डर हैं वो डर तो सता ही रहे हैं। और आज जब अतीक निकल रहा था जेल से बाहर, तब भी उसने कहा कि कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर दरअसल ये मुझे मारना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये डर की स्थिति तो बनी हुई है। किस तरीके के और बयान आए वो आपको सुनवाते हैं। तो आपका तरीका वही चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर में, कानून में, गाड़ी यूं ही पलटेगी? देखिए, प्रदेश में 24 करोड़ जनता के सुरक्षा सम्मान के लिए कानून का राज कैसे स्थापित होगा ये एजेंसियां तय करेंगी और उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ाएंगे भी। क्या निर्देश है आपका उनको? गाड़ी पलटती जाए? देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कौन दो रहा है? देखिए, इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? कैसे हम इस चीज को कहते हैं? संतोष लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, इसी बयान के बाद दरअसल मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, कई ऐसे नेता बीजेपी के हैं जो कह रहे हैं गाड़ी तो कभी भी पलट सकती है। लेकिन इस मामले में, अतीक के मामले में आप क्या अलग देख रहे हैं विकास दुबे से? देखिए, अतीक अहमद और विकास दुबे का मामला बहुत अलग है। वजह कि अतीक अहमद एक ऐसा माफिया है जिसका अपना तंत्र है, अपने उसके सपोर्टर्स हैं। और यही हमने मुख्तार अंसारी के में भी देखा कि मुख्तार अंसारी को जब रोपर जेल से बांधा लाया गया तो तमाम गाड़ियां ऐसी थी, मीडिया और पुलिस के अलावा तमाम ऐसी गाड़ियां थी जिसको कि एक बाकायदा रिपोर्ट दी गई कि कुछ संदिग्ध गाड़ियां भी चल रही थी, जो कहा गया मुख्तार अंसारी के अपने सपोर्टर्स चल रहे थे। तो ठीक उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर अतीक अहमद का भी काफिला है, अतीक अहमद के भी सपोर्टर्स है, जो उसका सिंडिकेट है बहुत बड़ा है। और शायद यही वजह है कि उस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए, कि उस सिंडिकेट के लोग ना पहुंच पाए, इतना गोपनीय रखा गया कि प्रयागराज पुलिस जब पहुंचती है तब भनक लगती है कि अतीक अहमद को लाया जा रहा है, वरना कभी बताया ही नहीं कि हायर ऑफिशियल तक डिनायल मोड में रहे। तो अब अतीक अहमद को यहां लाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो विकास दुबे का मामला था, विकास दुबे के जो गाड़ी पलटने का जो इंसिडेंट है, जो कागजों में जो बताया गया कि गाड़ी वहां से निकली, गाड़ी स्किड की, गाड़ी पलट गई, तो विकास दुबे उसका फायदा उठा करके भागने की कोशिश करता, पुलिस का एनकाउंटर होता, मारा जाता है। ये एक बहुत पुलिस की जो थ्योरी थी विकास दुबे एनकाउंटर ने वो किया कि गाड़ी स्किड कर गई। लेकिन अतीक अहमद के मामले में वज्र वाहन है, वहां पर गाड़ी टीयूबी थी। देखिए, उसके बाद जब विकास दुबे का मामला आया तो टीयूबी को लेकर के तमाम मीम्स बने और सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्योंकि यूपीएससी पकड़ करके ला रही थी तो वो कोर्ट में नहीं लाना था, उसकी अरेस्टिंग हुई थी। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि अतीक अहमद को कोर्ट ने तलब किया है और मामला यहां पर कोर्ट का है। कोर्ट ने आदेश देकर के, वारंट आदेश देकर के अतीक अहमद को तलब किया है और अतीक अहमद ने पहले ही कह दिया था, उसके परिवार की तरफ से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इसी बात की अपील की गई है कि उसको यूपी न भेजा जाए, उसका एनकाउंटर किया जा सकता है, अशरफ का एनकाउंटर किया जा सकता है, उसकी हत्या की जा सकती है जेल में। इसीलिए वो उत्तर प्रदेश आना ही नहीं चाहता, न पेशी पर न जेल में। तो लेकिन अगर ऐसे में कुछ हो जाता है तो जाहिर सी बात है मामला कोर्ट का होगा और कोर्ट से पंगा लेने का मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा। लेकिन विकास दुबे ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसा कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहेगी पुलिस और इसीलिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। रूट गोपनीय रखा गया, कोई टीम पहुंचने वाली थी साबरमती जेल लेकर अतीक को प्रयागराज जाना था, ये सब बातें गोपनीय रखी गई। कौन सी जेल में अभी रखा जाना है वो सारी बातें इसीलिए गोपनीय रखी जाए। मीडिया को भी हटाया गया जो रूट कवर कर रहे थे। फिलहाल ये जो तैयारी है यूपी पुलिस की वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान
अब परिवार के लोग और सियासत किस ढंग से हो रही है, वो किस तरीके की आशंका जता रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। नहीं, उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे, और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पे सब होगा, ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे, और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। यानी संतोष सारा एकदम उनका क्लियर है। वो कह रहे हैं 3 से 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो सब चीजें पता चल जाएंगी। यानी अगर गवर्नमेंट उनकी जाती है, योगी आदित्यनाथ की, अखिलेश आते हैं, तो फाइल खुलेगी। देखिए, फाइल बिल्कुल खुलेगी, और ये अब अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद कैसे फाइलें खुलती हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण उमेश पाल का, कि उमेश पाल 25 जनवरी 2005 को जब राजूपाल हत्याकांड होता है, तो 2 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण होता है, और अपहरण के बाद उसकी गवाही करवा ली जाती है, हॉस्टाइल करवा लिया जाता है, यानी अतीक अहमद के पक्ष में गवाही हो जाती है राजूपाल हत्याकांड में। उस समय पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2007 में सत्ता परिवर्तन होता है, और सत्ता परिवर्तन होने के बाद बीएसपी जब रिजीम में आती है, और चूंकि राजूपाल बीएसपी के विधायक थे, तो उसी के बाद उमेश पाल अपनी किडनैपिंग का, जिसमें कि उनको कहा गया कि उन्होंने राजूपाल के इसमें मुख्य गवाह थे और पलट गए थे, तो हॉस्टाइल हो गए थे, तो उसमें वो किडनैपिंग का मुकदमा लिखवाते हैं। हालांकि उमेश पाल ने शुरुआत में दलीलें दी, उनके जो लोग थे उनका कहना था कि लगातार कोशिशों के बाद भी कहीं भी एफआईआर नहीं लिखी गई, लेकिन 2007 में एफआईआर लिखी जाती है, और उसी अपहरण कांड में उमेश पाल की किडनैपिंग के केस में, जिसमें उनका बयान हॉस्टाइल हुए थे, वो उसी किडनैपिंग केस में अब ये फैसला आना है। तो सत्ता बदलने के बाद कैसे हालात बदल जाते हैं। एक दूसरा कि यही अतीक अहमद है जिसके ऊपर 113 मुकदमे एक दिन में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में लिखे गए। 113 मुकदमे, आप सोचिए कि 100 से ज्यादा मुकदमे तो उसके ऊपर एक दिन में लिख दिए गए थे, और यही प्रयागराज थाने में सेल टैक्स चोरी के, रेलवे के विभाग से तमाम जो गवर्नमेंट के विभाग थे, टैक्स चोरी के, स्क्रैप चोरी के तमाम मुकदमे एक दिन में लिखे गए। लेकिन वो कुछ टेक्निकलिटी, लीगलिटी में फंस गए, और वो हाईकोर्ट ने उनको क्वेश कर दिया। लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ तो वो सारे मुकदमे और जो कार्रवाइयां की गई थी अतीक अहमद के ऊपर, जो सीजर की कार्रवाई की गई थी गैंगस्टर एक्ट में, वो नल एंड वॉइड कर दी गई। उसकी संपत्तियां थी वो छोड़ दी गई। उसके साथ ही उसकी हिस्ट्री शीट जो उस समय बनी थी उसको भी नॉन एग्जिस्टिंग कर दिया गया, यानी कि अब ये हिस्ट्री शीटर नहीं रहा। ये सत्ता की बात है। और कैसे अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की सियासत को चलाता था, वो विधायक रहा, सांसद रहा, लेकिन ये तो संतोष देखा गया है वक्त वक्त पर जो है कृपा बरसी है सियासी। 3 बार शासन के जरिए उस पर लगा गैंगस्टर एक्ट जो है वो हटा लिया गया। तो ये कृपा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो तो कृपा बरसती हुई दिखी भी है। संतोष, आप रहिएगा, नजर बनाए रखिए।